हमारे पास आज का लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट इज़ अबाउट वर्क। और वो किस चीज़ के बारे में है? वर्क के बारे में। बहुत सिंपल से कंसेप्ट हैं। वर्क का पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और बस चंद ही इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ चंद टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमने स्टडी करना है इस चैप्टर के आउटलाइंस। वैसे इसका नाम है वर्क, एनर्जी और पावर। इससे पता ये चला कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक से आउटलाइंस, जो चैप्टर का नाम है वही चैप्टर के आउटलाइंस हैं। नंबर 1 है हमने स्टडी करना है वर्क, फिर स्टडी करना है एनर्जी। एनर्जी के 2 मेन टाइप स्टडी करेंगे। एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हुआ। और तीसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? पावर है। और इसके बाद चैप्टर ख़त्म है एंड देन नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह। ये बात समझ आ रही कि नहीं यार? इसमें कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब हम ज़रा स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ एंड दैट इज़ अबाउट वर्क। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर आपसे कहा जाता था कि लेट से ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स F लगा रहे हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? बचपन में आप गाड़ियों के साथ जो है वो धागा वगैरह से बांधते थे, फिर उसको ऐसे जो है वो खींचते थे। तो उस पे आप फोर्स लगा रहे हैं और ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स आप लगा रहे हैं। ज़मीन के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से? थीटा से। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर को हमेशा रिजॉल्व करते हैं उनके कंपोनेंट्स में। तो फोर्स के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? 2। एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज़ नोन एज एफ कॉस थीटा या एफ एक्स, एंड वन इज़ दिस द हॉरिजॉन्टल विच इज़ एफ sin theta. This is fx and this is fy. Now the question is, which component of the force will contribute in the work done? कौन सा component force का contribute करेगा work done में? X component of the force। सही है? ये बात याद रखें। So it means we have to neglect this component। हमने इस component को क्या करना है? neglect। तो work को define कैसे करेंगे कि वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, बट विच फोर्स? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज़ नोन एज द एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई इशू तो नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि आपके पास एफ एक्स किस चीज़ के बराबर है? एफ कॉज ऑफ थीटा के बराबर है, और ये डिस्प्लेसमेंट हेज इट इज़ लिखा। इसमें कोई इशू तो नहीं है। आसान अल्फाज में लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, W इक्वल्स टू व्हाट? एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये वर्क का फार्मूला है। यहाँ से पता चल रहा है कि चूंकि यहाँ पे कॉस थीटा आया है, तो इसलिए अगर कॉस को ख़त्म करेंगे तो इन 2 वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। तो इधर आपके पास आएगा F और इधर आएगा डॉट D विच इज़ इक्वल टू W. So the dot या the scalar product of force and displacement is defined as work। इसको हम लोग क्या डिफाइन करवाते हैं? वर्क डिफाइन करवाते हैं। यहाँ से पता चल रहा है वर्क 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, वर्क डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। नंबर 2, वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नंबर 3, वर्क डिपेंड करता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल है। ये इस चीज़ एंगल को शो करता है किसके दरमियान? बिटवीन F एंड D। F और D के दरमियान एंगल है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो ये आपके पास इस तरह से आप वर्क को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ यूनिट ऑफ वर्क। कि वर्क का यूनिट क्या है? मैंने अभी आपको बताया भी था, सॉरी अभी नहीं बताया था, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको बता भी चुका हूँ कि वर्क का यूनिट क्या है? जूल है। बट जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क। जूल कौन सा यूनिट है? SI यूनिट।
और CGS यूनिट अगर हम बात करें तो CGS में वर्क का यूनिट अर्ज है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो अर्ज इज़ द यूनिट ऑफ वर्क और 1 जूल इज़ इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई मसला तो नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, ये चीज़ें मतलब वैसे याद करें, बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में आ सकती है कन्वर्जन वगैरह में। और ये अच्छा डायमेंशंस निकालने तो आपको आते हैं, तो डायमेंशन इज़ योर होम टास्क। डायमेंशन आपका होम असाइनमेंट है, इसको जाए घर में निकालें, साथ में टेस्ट भी सॉल्व करें, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद पुरसकून बनाएं और जो असाइनमेंट वगैरह दिए जाते हैं उसको भी साथ में सॉल्व किया करें। क्लियर? तो इस तरह से आप काफ़ी ज़्यादा मशगूल होंगे अपनी स्टडीज़ में, तो फ़जूल चीज़ें सोचने के बारे में भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? बाकी चीज़ों से भी, गुनाहों से भी दूर रहेंगे, इश्क मिश्क में भी मुब्तला नहीं होंगे। कैसे? अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? सब कुछ आपको समझ आ गया है? नेक्स्ट यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क मैक्सिमम कब होगा और वर्क मिनिमम कब होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर 4 0 है तब भी वर्क क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तब भी वर्क क्या होगा? ये चलिए मैं इसको बाकायदा करूँ, ऐसा ना हो कि अभी आप मेरे सामने तो सही कह रहे हो लेकिन फिर परेशान हो। अच्छा, थीटा इक्वल्स टू 0 पे बताएं वर्क का फार्मूला क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू बताएं, लेट्स से 90 पर बताओ, फिर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर बताओ, और फिर 30 60 20 साथ में चले थोड़ा सा फिर काउंट करेंगे। अच्छा मुझे बताएं ज़रा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे वर्क कितना होगा? वेल डन, मैक्सिमम होगा। यानी आप ये कह रहे हो कि FD कॉस थीटा की जगह पे 0 लगाएंगे, सही? सो कॉस 0 किस चीज़ के बराबर है? 1 के बराबर है। अब चूंकि ये कॉस 0 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है, इसी वजह से W के साथ क्या लगाएंगे? W मैक्स लगाएंगे। अब अगर आपने वर्क का फार्मूला लिखना है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम वर्क तो कैसे लिखोगे? ज़रा देखो, W इक्वल्स टू FD की जगह क्या लगाओगे? FD की जगह क्या लगाओगे? ओ ना लिखो, W इज इक्वल टू FD कॉस थीटा। इस फार्मूले को मैंने मैक्सिमम वर्क के मुताबिक लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? FD की जगह क्या लिख सकता हूँ? W मैक्स लिख सकता हूँ ना, और साथ में कौन सा क्या चीज़ है? ये हुआ कॉस थीटा। ये एमसीक्यूज़ वगैरह इसके आते ही इस वजह से इसे कर रहा हूँ। आगे बात समझ में कि नहीं? क्लियर हुआ ये? अच्छा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा आपके पास। और अगर थीटा जो है 180 डिग्री के बराबर होगा तब आपके पास वर्क डन कितना होगा? क्यों? cos 90 तो 0 के बराबर था, क्योंकि जब हम 0 यहाँ पे लगाएंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें 180 की तो cos 180 इज इक्वल टू -1, ये नेगेटिव वैल्यू है, और -1 FD के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -FD आएगा। सो W इक्वल्स टू -FD। इसमें कोई इशू तो नहीं है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखो, ये कहलाता है मैक्सिमम वर्क। ये कौन सा वर्क कहलाता है? ये उधर लिखा भी है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये कौन सा वर्क कहलाता है? 0 वर्क। तवज्जो के साथ इसको सुनी। और ये वाला कौन सा वर्क कहलाता है? नेगेटिव मैक्सिमम वर्क। 0 वर्क इज आल्सो कॉल्ड द मिनिमम वर्क। 0 वर्क का दूसरा नाम क्या है? मिनिमम वर्क है। इसको कहते हैं नेगेटिव मैक्सिमम। अब सवाल ये है, नेगेटिव जब फिज़िक्स में आता है तो वो उमूमन डायरेक्शन को शो करता है, डिक्रीज़ को कभी शो नहीं करता। उमूमन वेक्टर की नेचर को देखते हुए जब नेगेटिव साइन अपीयर होता है तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन हम जानते हैं वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। क्लियर? अब वर्क चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क में डायरेक्शन की बिल्कुल हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वर्क का डायरेक्शन हो भी सकता है कि नहीं। इसी वजह से अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैंने 100 जूल वर्क किया इस टेबल को पुश करने। कितना जूल वर्क किया? 100 जूल वर्क किया टेबल को पुश करने में।
अब ज़रा देखो, जो मैंने 100 जूल वर्क किया, ये वर्क डन प्लस 100 जूल है, लेकिन मुझसे कितनी एनर्जी चली गई उसमें, इस टेबल में कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई? 100 जूल एनर्जी मुझसे माइनस हुई क्या नहीं हुई? यानी पसीना आ रहा है, साथ में जो है मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया इस टेबल को पुश करने में। ये टेबल तो मेरे ख्याल नामुनासिब है किसी गाड़ी को पुश करने में, तो मेरा पसीना आ रहा है, मैं थक गया। क्यों थक गया, क्यों पसीना आ रहा है? क्योंकि वो सारी के वो जो 100 जूल एनर्जी थी वो मुझसे क्या हो गई, माइनस हो गई। इसी वजह से ये जो माइनस है, ये उस माइनस को आप मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि ये उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। तो 100 जूल का मतलब क्या है और माइनस 100 जूल का मतलब क्या है? इस 100 जूल का मतलब कि ये ट्रांसफ़र हुई है उस ऑब्जेक्ट में, और इस 100 जूल का मतलब कि ये आपसे सब्ट्रैक्ट हुई है। हाँ वो तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ये चीज़ है, मैं ये बता रहा था कि आप इस चीज़ में परेशान ना हो कि फ़िज़िक्स में जो है वो ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, तो इधर तो वर्क तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कि उसकी डायरेक्शन को शो करे, तो फिर एक क्या चीज़ है? तो ये इस तरह से होता है। बाकी ये नेगेटिव कहाँ से आया? ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये वहाँ से। समझ आ रही बातें कि नहीं आ रही? अच्छा मुझे ये बताएं, इफ़ एंगल इज़ 30 डिग्री, या चले इफ़ एंगल इज़ 60 डिग्री, व्हाट विल बी द वर्क डन? क्या हुआ? cos 60 है, cos 60 है, 1/2 नहीं होती cos 60 की वैल्यू। W इक्वल्स टू एफ डी, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, हाफ होती है, तो डिवाइडेड बाई क्या लिखा? 2 लिखा, सही। लेकिन एफ डी की जगह क्या लिख सकता हूँ? अब देखो MCQ जैसे बन सकता है, सो W मैक्स डिवाइडेड बाई क्या चीज़, क्या मतलब? अगर आपसे MCQ में पूछा जाए कि द एंगल एट विच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वर्क इज़ डन, वो एंगल जिसमें मैक्सिमम वर्क का आधा वर्क हो जाए, वो कौन सा एंगल हो सकता है? 60 डिग्री। फिर इसी तरह से 30 डिग्री है, और एंड सो ऑन जो है इस तरह से चल सकते हैं। मेरे ख्याल में cos 30 डिग्री जो है वो बराबर √3/2 के, ऐसा ही है, और cos 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है। इस तरह से क्या नहीं है? चले खैर, आप लोग इन चीज़ों पे सोचा करें। किसी को कोई मसला है तो बताएं। वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें बताने का एक मकसद था कि आपको ये चीज़ पता चले कि जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? एंगल के ऊपर। बाज़ औक़ात अगर आपसे कोई पूछे, मैं सुबह से लेके शाम तक अगर इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो बताओ कितना वर्क डन होगा? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है। तो इससे पता ये भी चला कि अगर कोई भी यहाँ पे ज़ीरो हो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ, तो तब भी आपके पास वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो हो। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि आप पे फोर्स लग रहा हो तब भी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ना हो, वो वही वाले बात होगी जो मैंने अभी कही। ये पॉइंट समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, ये वो बात जो मैंने कही है, वो जो पिछली बात की वो समझ आ गई? वेरी गुड। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? ये तो आसान है, और इसमें मेरे ख़्याल में कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो मैं आपको बता दूँ जिससे आप परेशान हो। लेकिन एक ग्राफ मेरे ख़्याल में करते हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? चले देखिए ग्राफ, इसको कहते हैं FD ग्राफ। जब मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये हुआ D और ये हुआ F। लेट्स से आपके पास ऐसा ग्राफ बन रहा है, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही, सही, कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही, ये ग्राफ बन रहा है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि भाई यहाँ से जो है आप एरिया अंडर द ग्राफ मालूम करो, FD ग्राफ का एरिया मालूम करो, एरिया अंडर FD ग्राफ। जी, एरिया अंडर FD ग्राफ कैसे निकालेंगे? वेल डन, शाबाश। देखो एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया कहलाता है ग्राफ का, ये वाली एरिया हमने फाइंड करनी। कैसे करेंगे? चूँकि रेक्टेंगल है आई थिंक, तो ये रेक्टेंगल है, इसी वजह से हम क्या करेंगे, बेस को और हाइट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस,
हाइट की जगह पे क्या लिखा है F और बेस की जगह पे क्या लिखा है D। सो FD इज इक्वल टू वर्क डन। ये किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। तो इस तरह के भी आपने जो है वो याद रखना है कि एरिया अंडर FD ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, कि एरिया अंडर FD ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा नेक्स्ट वन ज़रा देखें, अभी तो सिर्फ शुरुआत की, सिर्फ यहाँ पे देख लें। वर्क ये MCQs के लिए हैं। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर्स? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज, लेट्स से आपके पास फोर्स गिवन है जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। 6i यूनिट वेक्टर, स्मॉल वैल्यूज देते हैं, 2i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 4k यूनिट वेक्टर। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 5i यूनिट वेक्टर प्लस 6j यूनिट वेक्टर प्लस 7k यूनिट वेक्टर। माई क्वेश्चन इज फाइंड द वर्क डन। क्या मालूम करो? वर्क डन मालूम करो। अब वर्क डन कैसे मालूम करोगे? प्लस करेंगे, सिंपल है। देखिए यहाँ से देखो, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? डॉट प्रोडक्ट ज़रा गौर के साथ देखिए ये। अच्छा ये चीज़ दोबारा एक बार रिकॉल करवाता हूँ मैं आपको। रिकॉल, आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, जी बिल्कुल, इज इक्वल टू 1। जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 1। के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू 1। ये याद है सबको? आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के आल्सो इक्वल्स टू 1। प्रूफ करने का करे कि नहीं? एक मिनट, प्रूफ करे कि नहीं? लेकिन चलें, प्रूफ करना ज़रूरी है, लेकिन मेरे लिए नहीं, ये आपका होम असाइनमेंट है, ताकि टेस्ट के साथ आप अगर बोर हो जाए ना, मतलब बाद का इंसान बोर हो जाता है, टेस्ट जल्दी कर लेता है, फ्री हो जाता है, तो फिर उसके लिए शर्त है कि वो होम असाइनमेंट भी करे। तो ये इसको प्रूफ करे, कल इसको मैं चेक करूँगा सबका। इसको प्रूफ करे कि आई डॉट आई किस तरह 1 के बराबर है, फिर जे डॉट जे किस तरह 1 के बराबर, के डॉट के किस तरह 1 के बराबर। अच्छा नेक्स्ट वन ये बताएं, आई डॉट जे किस चीज़ के बराबर है? 0। क्यों? I represents the x एक्सिस, j represents the y एक्सिस। I और j के दरमियान एंगल, x और y के दरमियान एंगल कितना है? 90। सो cos 90 इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है? उसकी वजह ये है कि I डॉट I मतलब x और x रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दोनों के दरमियान एंगल 0 है। cos 0 इज इक्वल टू 1। I यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे I का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1, सो 1 1 1 1 इज इक्वल टू 1। बट अगेन इट इज़ अ होम असाइनमेंट फॉर यू। क्लियर है? इसी तरह से जो है वो आप जो है जे डॉट के लिए भी कर सकते हो और आई डॉट के लिए भी कर सकते हो। अच्छा के डॉट जे या जे डॉट के, इसका आंसर क्या होगा? 0। आई डॉट के का आंसर 0, सही। एंगल 90 अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कोई मतलब सवाल वगैरह तो नहीं है? ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। मैं अभी तो डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा, हर बार डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना है। मैं फ़िलहाल डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर बाद में क्यों डिटेल सॉल्व कराओ, डायरेक्ट सॉल्व करवाओ। चले इसका आंसर किधर? यहाँ पे चले। W इज इक्वल टू, देखो ज़रा, F और D को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? वर्क आएगा। मल्टीप्लाई किस किस को करना है? ऐसे नहीं कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई, मतलब होता है इस तरह से है ना, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि आई को जे के साथ करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 0। आई को के साथ करूँगा तब भी आंसर क्या आएगा? तो लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये चीज़ सबके साथ मल्टीप्लाई करो। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो और के को के साथ मल्टीप्लाई करो। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे जी? आई डॉट आई तो 1 के बराबर है, सिर्फ उसके कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा, सॉरी
5 2 10 प्लस 3 6 18 j डॉट जे 1 के बराबर है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज अगेन इक्वल टू 80 प्लस 4 7 28 k डॉट के 1 के बराबर है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में किसी को? जिनके टेस्ट पहले उनको समझ आ रहा है? अच्छा चले सही है। ज़रा इधर देखें, इनको 8 करे क्या आंसर आता है? 8 और 2 1 3 कितना आ रहा है? कितना? 56 कैसे आ गया? 8 और 8 16 नहीं होते? 16 होते हैं ना। तो 2 और 1 कितने होते हैं? 3 और 1 कितने होते हैं? क्लियर है? लेकिन साथ में यूनिट क्या लगाएंगे? जो यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। लेकिन आपके लिए एक होम असाइनमेंट फिर है, जूल कन्वर्ट करे अर्ज में। सही है? जूल कन्वर्ट करे किस में? अर्ज में। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए यू हैव टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू अर्ज। ये बात याद है। फिर जब अर्ज आ जाएं फिर उसको दोबारा कन्वर्ट करें किस में? जूल में, ताकि आप देख सकें कि आपका आंसर क्या है, सही है। इस तरह से आपका टाइम पास भी घर में होता जाएगा और बोरियत वगैरह भी नहीं होगी और टेस्ट वगैरह को भी आप अच्छी तरीके से टाइम दे सकोगे। क्लियर है मेरे अच्छे स्टूडेंट्स? दिस इज़ आल्सो होम असाइनमेंट फॉर यू। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? वर्क टॉपिक ख़त्म हुआ, इस पर 2-3 MCQs करते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको जल्दी कर लिख लें। अच्छा देखिए ज़रा, बस मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि मैं अपने वादे के मुताबिक क्लास को वक्त पे ख़त्म करूँ। आप देर से लिखिए, अब आपका अपना मसला है। तो हमारे पास 61 क्वेश्चन है। अ 2 kg मास लाइंग ऑन अ टेबल इज़ डिस्प्लेस्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 50 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? 2 kg मास है, 50 सेंटीमीटर उसको क्या किया गया? डिस्प्लेस किया गया। कहाँ पर पड़ा हुआ है वो किताब? टेबल पर पड़ा हुआ है। सवाल क्या कह रहे हैं? द वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विल बी। वो कह रहे हैं कि देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कवर किया, नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ है ना। इनके दरमियान एंगल कितना है? 90। सो cos 90 इज इक्वल टू 0। सो द वर्क डन विल बी 0। जो ये बात समझ आई कि नहीं? कोई इशू तो नहीं इसमें? आसान है? कितना आसान है? चलिए नेक्स्ट वन। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। पहले पहल वो किस चीज़ में है? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0 हुई। सवाल क्या है? इज मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। कितने फोर्स से? 2 न्यूटन के फोर्स से ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वर्क डन मालूम कर। इस तरह के MCQs काफ़ी ज़्यादा आते हैं। वेल डन, शाबाश। इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन है, कौन सा वाला है? सोल्यूशन 62। सॉल्व करने का तरीका क्या है? वर्क डन का फार्मूला हम जानते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या है? W इज इक्वल टू FD। सही, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो बनाएगा वो 0 होगा, उसी के लॉन्ग फोर्स होगा। तो FS या FD या जो कुछ भी आप कहें उसको कह दें, इज इक्वल टू। अब देखिए हमें डिस्टेंस मालूम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मालूम नहीं है, तो पहले इसको मालूम करेंगे। इसको मालूम करने के लिए फार्मूला है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट भी यूज़ नहीं कर सकते और थर्ड भी नहीं, क्योंकि उनमें फाइनल वेलोसिटी आ रही है जो मेरे पास गिवन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। सो S इक्वल्स टू हाफ, और एक की जगह पे क्या लगा सकते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय M, और साथ में क्या होगा? T स्क्वायर। ए भी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक की जगह पे फोर्स और डिवाइड बाय क्या लगा सकते हैं? मास लगा सकते हैं, जो दोनों आपको गिवन है। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करें। सो W इज इक्वल टू F की जगह पे क्या लगाएंगे मेरा अच्छे स्टूडेंट्स? इस F की जगह पे ये क्या लगाएंगे? वेरी गुड, F लगाएंगे। मतलब इस अभी भी आप लोग का स्टेमिना है, 3.5 आवर्स के एग्ज़ाम दे सकते हो ना। लाजमी सी बात, जब 210 MCQs आप 3 घंटों में या जो है वो कर सकते हो, तो लाजमी सी बात है टेस्ट वगैरह 4-5 टेस्ट आपको दे दो तो भी आप कर सकते हो 3 घंटों में इंशाल्लाह। वेरी गुड। देख इस तरह से हिम्मत वाले स्टूडेंट्स चाहें। S की वैल्यू क्या है? हाफ F बाई M T स्क्वेयर। अच्छा, F और F क्या हो जाएगा? F स्क्वेयर T स्क्वेयर बाई 2M इक्वल्स टू
एफ़ की वैल्यू कितनी है, किधर है, ये है कम सवाल चाहिए आंसर सही जैसा प्रतिबंध बरसो कम सही था 2 स्क्वायर ठीक कितना है 10 सेकंड्स भरोसे से बताए सही भरोसा करो आप लोगों पे 2 अपनी जगह पे मीटर की जगह पे क्या लगाएंगे अच्छा वेरी गुड शाबाश मास है ना लिखो इसका मतलब अभी भी जाग रहे हो मास कितना है 5 है 5 सच में है ना अच्छा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल तो 2 और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और वो 200 हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छा पक्का है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है 100 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर क्या 200 डिवाइडेड बाई क्या है यार 5 चौक कितना आता है 20 सो 40 जूल इसका आंसर नहीं आता है एक्चुअली मैथमेटिक्स इनके पास है 14 जूल इसका आंसर है 63 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन मसला ये है कि वक्त की किल्लत भी है वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है तो मैं अपना कीमती टाइम आपको नहीं दे सकता और आपका टाइम मैं नहीं ले सकता जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कीमती है हर चीज़ से सही है सो सी इन टुमारोज़ लेक्चर वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे अच्छा नहीं लिखिए अभी कल ना लिखे सर आप ऊपर बोर्ड किसी बच्चे ने बिठाया बच्चा नहीं हो सकता